ये कहानी शुरू हो और वो उस विशाल समंदर में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ डूबते इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहां पर हैरल्ड है। इनके पास एयरबोट होती है और ये तीनों उस एयरबोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना अब खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसीलिए उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। और इस साउथ पैसिफिक में, इस विशाल समंदर में जिसका इन्हें कहीं भी कोई अंत नहीं दिखता, ये तीनों फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचा कर ले जाएगी, और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो उस पैराशूट को देख सके, क्योंकि जो इनकी एयरबोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका होता है। वो अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हैरल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। टोनी कहता है कि वो हमें यहाँ इस विशाल समंदर में ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो कहता है वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हैरल्ड जो कि इन सब में सबसे सीनियर है, वो जानता है कि ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं, भी सामान रखने की जगह नहीं है। हैरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जीन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। वो कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसीलिए हमें एक पैर बचाना है। और इस तरह से इनका पहला दिन इस समंदर में बिना पानी के, बिना खाने के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि ये तीनों एक साथ सो जाए, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरल्ड है, वो बोलता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हैरल्ड अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्हें पानी अब यहाँ पर मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरल्ड इन्हें बताता है कि हम समंदर में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है, और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका, जो यहाँ से। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है, और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं। और लेकिन हैरल्ड उसे रोक देता है। वो कहता है मैंने सुना है इस पानी में शार्क है, और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो जल्दी से वो वापस अपनी बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग अब पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से ना इन्होंने पानी की एक घूंट पी है, ना ही खाने का एक निवाला खाया है, और ये तीनों की तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समंदर का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। दरअसल इन सब के यहाँ पर फंसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हैरल्ड, जो कि इनका पायलट है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं। और रेडियो पर जीन को ये बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है, और इसी वजह से रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समंदर में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली अभी कहां पर है, और इसके बाद वो अपनी राफ्ट पे अपने से उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। और इसके बाद ये प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद जीन कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरल्ड ईश्वर से मांगता है कि इस समंदर में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना, और उन्हीं बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर बारिश की है, कृपया आप बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है कि ईश्वर को थोड़ा सा वक्त तो दो। अब रात हो जाती है और जब सब के सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पहली बार पानी की एक घूंट पी है, जिससे इन्हें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों
दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हेरल्ड उसे कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पीछे कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया। हेरल्ड कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर भर जाएगा और इस तरह से ये अपनी राफ्ट खो देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे को मारा होता है और वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेता है और इसके बाद ये सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकलती है। और इस तरह से पूरे एक हफ्ते बाद ये ठोस खाने का पहला निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। यहाँ पर जो हेरल्ड होता है वो कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है, और वो कभी भी इनकी राफ्ट को गिराकर इन सबको खत्म कर सकती है। लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए ये बच जाते हैं। अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया, इन्हें पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात को जीन जब पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसके हाथ को वो जख्मी कर देती है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। और एक बार जीन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे, लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी आज तक हमें आइलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ पर है? हेरल्ड बोलता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। और ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रफ पिक्चर, यानी कि हेरल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर है। जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समंदर में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है, और इसे देखकर इन सब के अंदर एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समंदर में बिताने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए और ये अपने हाथों से जोर जोर से नाव को उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही पलों के बाद ये तीनों समंदर के किनारे पर पड़े होते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने धरती को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यहीं बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं। और इस तरह से इस मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी सन 1942 को पूका पूका नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी कभी होप नहीं छोड़ी। और होप एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। वो आपके अंदर जज्बा लेकर आती है और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए। और अंत में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर उस छोटी सी राफ्ट में किया था। और हेरल्ड को नेवी ने अवार्ड भी दिया, क्योंकि उसने इस मुश्किल सफर में अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा। और 1986 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी राख को समंदर के ऊपर से छोड़ दिया गया। जीन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली। और अंत में हमें इन तीनों की एक रियल पिक्चर भी दिखाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों ने 34 दिनों तक समंदर में कितना संघर्ष किया था। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना, जिसमें हेरल्ड डिक्सन, टोनी पेस्टुला और जीन एल्ड्रिच ने अपनी जिंदगी को बचाया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।